आ जाइए दोस्तों, लाइव आ गई है क्लास आपकी लॉ की। आ जाइए, सब कोई बैठ जाइए। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैनेजरियल रेमुनरेशन हम लोग पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने मैनेजरियल रेमुनरेशन के भीतर बहुत सारी डिस्कस किया था। क्या क्या याद है आपको? है ना, क्या क्या याद है आपको? शेड्यूल पार्ट 1 का सेक्शन 1 याद है? पार्ट 1 का सेक्शन 1 क्वालिफिकेशन की बात थी, उसमें पार्ट 2 का सेक्शन 2 याद करिए। कुछ कुछ याद है आप सबको? अनिल शर्मा जी गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। सबको जुड़ जाइए। चलिए दोस्तों, आपको सब याद रहता है। अब जैसा मैंने वादा किया था, 1-2 क्वेश्चन कराऊंगा आपको, लेकिन क्वेश्चन से पहले उसमें कुछ बाकी है वो करा दूं। क्वेश्चन से पहले कुछ बाकी है वो करा दी जाए आपकी। क्या क्या बाकी है याद है आपको? चलिए भाई, अभिषेक कुमार कक्कर भाई कैसे हैं आप? फटाफट जुड़िए, सब लोग जुड़ जाइए। सभी भाई बहनें जुड़िए फटाफट। चलिए दोस्तों, तो हम लोगों ने जो बात की थी उसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। लास्ट जो मैंने देखा पूरा आपका जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 का सेक्शन 5 तक है, और उसी की बात हमें करनी है अपनी जानकारी में आज। तो आइए दोस्तों, सारे तो कर लिए थे सेक्शन जी। बढ़िया हूँ सर जी, आप कैसे हो? बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। इधर आ जाओ फटाफट, पुरानी बातों को ख़त्म करो। पार्ट 2 सेक्शन 1 ऑलरेडी हो गया था, सेक्शन 2 हो गया था। सेक्शन 2 में आपने वो टेबल ए और टेबल बी पढ़ा था। टेबल बी इज फॉर मैनेजरियल पर्सनल हु आर ऑल्सो इन चार्ज ऑफ प्रोफेशनल कैपेसिटी। तो बहुत सारी बातें आपने किया था, बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया था। अब हम लोग आगे की बात करते हैं। सेक्शन 3, रेमुनरेशन पेबल बाय कंपनी हैविंग नो प्रॉफिट और इनएडिक्वेट प्रॉफिट इन सर्टेन स्पेशल सर्कमस्टांसेस। अब ये लास्ट रह गया था 3, 4, 5। फटाफट समझा देता हूँ। सेक्शन 3 जो है ये भी पार्ट 2 का ही है, मैं लिख के दिखा दूंगा। सेक्शन 3 है, ये भी पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 5 है। और ये क्या बात बताता है ये समझिए। इन द फ्लोइंग सर्कमस्टांसेज ए कंपनी में पे रेमुनरेशन टू मैनेजरियल पर्सन इन एक्सेस ऑफ अमाउंट्स प्रोवाइडेड इन सेक्शन 2 अबव। पहला है वेयर द रेमुनरेशन इन एक्सेस ऑफ लिमिट स्पेसिफाइड। अब कुछ नहीं है, मैं जिसको पूरा पढ़ा बेटा समझा, और इससे एक बात समझ में आई कि कोई फॉरेन कंपनी अपने मैनेजरियल पर्सनल को जितना चाहे रेमुनरेशन दे सकती है। उसको ऊपर जो लिमिट्स है ना बेटा, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में जो लिमिट स्पेसिफाइड है ना, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में वो अप्लाई नहीं होगा, बशर्ते वो जो अदर कंपनी है या तो फॉरेन कंपनी है या इसने अप्रूवल ले रखा है शेयर होल्डर से जनरल मीटिंग में टू मेक सच पेमेंट। एंड लेकिन एक यहाँ से इन्होंने थोड़ा घटिया चीज़ लिखना शुरू किया। एंड ट्रीट दिस अमाउंट एज मैनेजरियल रेमुनरेशन फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 197 एंड द टोटल मैनेजरियल रेमुनरेशन पेबल बाय सच अदर कंपनी टू इट्स मैनेजरियल पर्सन्स इंक्लूडिंग सच अमाउंट्स इज विद इन परमिसिबल लिमिट अंडर सेक्शन 197। सर जो मैंने समझा, पहली बात तो ध्यान देंगे कि आप जो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में जो रेमुनरेशन दी गई उससे ज़्यादा दे सकते हैं अगर आप फॉरेन कंपनी हैं या आपने अप्रूवल ले लिया है अपने, है ना, शेयर होल्डर से। इसके बाद की इस लाइन का कोई खास महत्व तो नहीं है ना बेटा। मतलब ये स्पेशल सर्कमस्टांसेस, जैसे अगर कोई फॉरेन कंपनी है
वो अपने मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर को, होल टाइम डायरेक्टर्स को सेक्शन 1 और 2 से ज़्यादा देना चाहती है तो दे सकती है। इवन उसको ORSR भी नहीं पास करना, लेकिन अगर या फॉरेन के अलावा कोई और कंपनी, सपोज डोमेस्टिक हो गई, फिर डोमेस्टिक कंपनी है तो 1 और 2 की जो लिमिट है उसे ज़्यादा देना है, तो उसके लिए आपको जो भी रेजोल्यूशन पास करना है वो करना होगा। इसके बाद मतलब रफली आप ये समझिए कि फॉरेन कंपनियां, मतलब फर्स्ट पॉइंट का जो टेक अवे है, मेन पॉइंट है वो ये है कि फॉरेन कंपनियां एक लेवल से ज़्यादा नहीं दे सकती। दूसरा देखिए बी पॉइंट क्या है, वेयर द कंपनी इज न्यूली इनकॉर्पोरेटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 7 ईयर्स। 7 साल तक, अगर मैं आपको अच्छे से समझा पा रहा हूँ तो अगर ध्यान से समझा पाया, एक न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी के ऊपर पहले 7 साल तक, यानी 7 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, वो आप सभी लोग बताइएगा बेटा, विजय राघव, राहुल कुमार शर्मा, निवांधन जी बेटा, ओके बेटा, अगर कोई न्यूली रजिस्टर्ड कंपनी है तो पहले 7 साल तक, है ना, इनकॉर्पोरेशन के, वो कुछ भी दे सकती है रेमुनेशन। मतलब यूँ कह लीजिए कि उसके ऊपर इस तरह की जो सिनारियो है ना बेटा, प्रॉफिट नहीं हो तो भी वो कुछ दे सकती है। आप अगर समझ गए हो मेरी बात तो इसका थोड़ा जवाब दीजिए, आपके जवाब बड़े अच्छे होते हैं, इनकरेजिंग होते हैं। सर जो सेक्शन 3 है वो क्या कहता है, रेमुनेशन पेबल बाई कंपनी हैविंग नो प्रॉफिट और इनएडिक्वेट प्रॉफिट इन सर्टेन स्पेशल सर्कमस्टांसेस। अब कह रहा है कि अगर आप न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है तो अब ये सी बात है, नई कंपनी है तो आपको इनकॉर्पोरेशन से पहले 7 साल तक आप जितना चाहें रेमुनेशन दे सकते हैं। और मेरे को जो समझ में आता है कि आपको शेड्यूल भी फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, जो या सेक्शन 1, 2 की फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। जब सेक्शन 3 में आप फॉलो करते हैं, अगर कोई बीमार कंपनी है और उसका रिवाइवल या रिहैबिलिटेशन का कोई आदेश आ चुका है, एक बेटा बाइफर होता था पुरानी कंपनी जिसमें बाइफर का मतलब हम लोग पढ़ते थे, कोई कंपनी सीक हो जाती थी ना, आज ना बेटा NCLT और IBC आ गया, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। पहले बेटा बाइफर होती थी, बीमार कंपनियों को रिवाइव करने की कोशिश करने के लिए बोर्ड होता था। बोर्ड मीन्स कमिटी, बोर्ड मीन्स आपकी कमिटी नहीं, गवर्नमेंट की एक एजेंसी होती थी बाइफर, है ना, होती थी बोलना पड़ रहा है ना बेटा, क्योंकि हो सकता है ना कि कोई कंपनी जो पुरानी कंपनी जिसमें रिवाइवल में गई हो और जब ये प्रोविज़न बना हुई उसके 5 साल पूरे ना हुए हों, बाइफर आज के डेट में काम ही नहीं करता, सच्चाई है। लेकिन ये कह रहा है कि अगर कोई बाइफर ने किसी सिक कंपनी का, अब सिक कंपनी क्या होता था, बहुत पुरानी बातें हो गई, आपके कोर्स से बाहर है। सिक कंपनी वो कंपनी है जिसका मोर देन 50% ऑफ नेटवर्थ इरोजन, एक शब्द होता है इरोज हो चुका है, इरोजन में समाप्त हो चुका है, फिनिश हो चुका है। आगे देखिए, एक कंपनी रिलेशन टू विच रेजोल्यूशन प्लान हैज बीन अप्रूव्ड बाय, एक नया शब्द है बेटा रेजोल्यूशन प्लान। आपको मैंने इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड पढ़ाऊंगा, उसमें भी समझाना है। रेजोल्यूशन प्लान इज नथिंग बट ए स्कीम अप्रूव्ड बाय NCLT एंड IBC, है ना। और बेटा जिस दिन वो रेजोल्यूशन प्लान बना, जैसे पहले बाइफर ऑर्डर करती थी रिहैबिलिटेशन का, रिवाइवल का, और इसमें क्या है बेटा, यहाँ पे है 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ सच अप्रूवल। बेटा आप लोग एक बार कमेंट करिए तो आपको क्या समझ में आया। क्या अगर कोई कंपनी का है ना, NCLT ने रेजोल्यूशन प्लान बना दिया है ना बेटा, NCLT ने रेजोल्यूशन प्लान बनाया है या उसको अप्रूव कर दिया है, प्लान तो बना होगा IBC में लेकिन उसको अप्रूव कर दिया NCLT ने, तो और उसके बाद है ना बेटा 5 साल तक ये जो रेमुनेशन की कंडीशन है वो अप्लाई नहीं होगा, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन। अच्छा जी, इन केस और न्यूली, हाँ मतलब कुल मिलाकर अगर आप समझ पाएँ इन चीज़ों से कि न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी चाहे वो पब्लिक ही क्यों ना हो, जो मैं समझ पा रहा हूँ, और उसको लॉस ही क्यों ना हो, वो शेड्यूल 5 के सेक्शन 1 सेक्शन 2 को धत्ता दिखाते हुए, इग्नोर करते हुए सीधा सेक्शन 3 पे आएगा, जो समझ में आना चाहिए। नहीं बेटा, ये शर्मा जी बहुत अच्छा जवाब देते हैं, कक्कर साहब भी बहुत अच्छा क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं, बहुत अच्छी बात है बेटा। ये कुछ चीज़ें हैं, और जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ सर, अगर आप मेरी बात से अगर उदास ना हो तो ये जो न्यूली कंपनी है, चलो एक छोड़ दो, न्यूली कंपनी है शुभम, है ना बेटा, तुम यहाँ भी आ गए भाई शुभम भाई, चलो शुभम भाई तो इसमें भी आ जाता है,
चल न्यूली कंपनी अगर है मेरे बच्चे, तो न्यूली कंपनी के लिए क्या है, एक छोटा सा पॉइंट समझाया है मैं, जो मैं समझा कि न्यूली कंपनी जो चाहे मैनेजरियल रेम्युनरेशन दे सकती है, और मेरे को जो लग रहा है उसको कोई OR या SR पास करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये स्पेशल सर्कमस्टांसेस है ना। अब आप कहेंगे सर तो सेक्शन 1 और जो 2 पढ़ाया था आपका ने शेड्यूल पार्ट 2 का, पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 5 का, तब तो बेकार हो गया। कहाँ बेकार हुआ सर? सर कोई 7 साल से ज़्यादा पुरानी कंपनी है और उसके पास इनएडिक्वेट प्रॉफिट है या लॉस है, तो वो रेम्युनरेशन देगी, किस हिसाब से देगी? सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के हिसाब से देगी। लेकिन अगर कोई नई नवेली कंपनी है, तो जो मैंने समझा, अगर आपको समझ में आया तो एक बार बेटा आप लोग इशारा कर दीजिए। लास्ट है सी पॉइंट, तो ये अगर थोड़ा सा सही से पढ़ाया तो 1 2 3 तो ये हुआ, 3 तरह की कंपनियां हो गई। ऊपर वाले में अदर कंपनी लिखा, लेकिन अदर कंपनी में फिर उन्होंने फॉरेन कंपनी ले लिया, 4 हो गई। 5वां देखते हैं सर, 5वां ये स्पेशल सर्कमस्टांसेस है। आपकी कंपनी सिक है, आपकी कंपनी नहीं है, आपकी कंपनी इंसॉल्वेंट हो रखी है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, और कोई रिजोल्यूशन प्लान कुछ होता है सर, रिजोल्यूशन प्लान मतलब हाउ द इंसॉल्वेंसी प्रोसेस विल कंक्लूडेड, कैसे ख़त्म करें, तो ये सब चीज़ें भी लिखा हुआ है। आगे देखते हैं, वेयर रेम्युनरेशन ऑफ मैनेजर पर्सन एक्सीड्स द लिमिट इन सेक्शन 2 बट द रेम्युनरेशन हैज बीन फिक्स्ड बाय बोर्ड बाइफर और द NCLT। वाव, मतलब कोई कंपनी है और उसका कोई कंपनी के मैनेजरियल रेम्युनरेशन, राहुल सर सेक्शन 3 ऑफ पार्ट 2 शेड्यूल 5 में रेम्युनरेशन सेक्शन 197 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बट सेक्शन 2 पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 5 से ज़्यादा हो सकता है। हाँ भाई, इन्होंने लिख दिया है सर सेक्शन 3 ऑफ पार्ट 2, ठीक, शेड्यूल 5 में रेम्युनरेशन 197 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बट सेक्शन 2 पार्ट 2 में, ठीक कह रहे हैं बेटा, आपने भी अपने हिसाब से सही कहा है। प्रोवाइडेड दैट दिस लिमिट अंडर सेक्शन शैल बी एप्लीकेबल सब्जेक्ट टू मीटिंग ऑल द कंडीशंस स्पेसिफाइड इन सेक्शन 2 एंड फॉलोइंग एडिशनल कंडीशन। मार डालो तुम लोग। अब देखो सी क्या कह रहा है, सी क्या कह रहा है, रेम्युनरेशन ऑफ मैनेजर पर्सन एक्सीड्स द लिमिट्स इन सेक्शन 2 बट द रेम्युनरेशन हैज बीन फिक्स्ड बाय बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन और द NCLT, कुछ ऐसा लिखने का इसने कोशिश किया है। अब ये छोटा सा पॉइंट बताइए कि इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेक्शन 2 है, सेक्शन 2 जो हम लोग पढ़ रहे हैं, सेक्शन 2 में किसको रेम्युनरेशन मिल रही थी सर? सेक्शन 2 में किसको रेम्युनरेशन मिल रही थी? मैनेजरियल पर्सनल इन प्रोफेशनल कैपेसिटी, है ना बेटा। सेक्शन 1 में तो टेबल है, टेबल ए है ना बेटा, ये देखो ना, सेक्शन 1 नहीं, ऐसे गड़बड़ हो रहा है। सेक्शन 2 में क्या था आपका? नो एडिक्वेट प्रॉफिट, दोनों ही था बेटा। तो यहाँ पे लिखा है प्रोवाइडेड दैट दिस लिमिट अंडर दिस सेक्शन शैल बी एप्लीकेबल सब्जेक्ट टू मीटिंग ऑल द कंडीशंस specified in section 2 and flowing additional condition except as provided in para A of this section, the managerial person is not receiving remuneration from, मतलब आपको एक ही जगह से मिल रहा हो, किसी और जगह से नहीं मिल रहा हो। अब पारा ए क्या है भाई? पैरा ए क्या है? पैरा ए देख सकते हैं, पैरा ए है बेटा, ये है, ए नंबर लिखा है, छोड़िए बेटा। और उसके बाद एक आपको सर्टिफिकेशन भी लेना होगा। यह सर्टिफिकेशन आप CA दे सकते हैं, CS दे सकता है, और वेयर द कंपनी हैज नॉट अपॉइंटेड सेक्रेटरी इन होल टाइम प्रैक्टिस दे सकता है ना। ऑडिटर तो कंपनी का ही ऑडिटर हुआ, और CS कंपनी में है तो ठीक है, नहीं तो होल टाइम PCS जो है, सर्टिफाइड एट ऑल सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एंड टर्म लेंडर्स हैव स्टेटेड इन राइटिंग, है ना बेटा, दैट दे हैव नो ऑब्जेक्शन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ MP एज वेल एज क्वांटम ऑफ रेम्युनरेशन एंड सच सर्टिफिकेट इज फाइल्ड along with the return as prescribed under सब सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 196। ये सब बातें आपको सीखना है, ऐसी बातें इन्होंने समझाने की कोशिश किया है। आगे बेटा घबराइएगा मत, लास्ट है अब, द ऑडिटर ऑफ कंपनी सेक्रेटरी और वेयर द कंपनी नॉट अपॉइंटेड द सेक्रेटरी इन होल टाइम प्रैक्टिस
certified that there is no default on payment to any creditors and all dues to deposit holders are being settled on time। तो मतलब आपको सर्टिफाई करना है। कुल मिलाकर मैंने समझा कि एक और कैटेगरी हो गई एक्स्ट्रा। पहली कैटेगरी तो हमें समझ में आ गया, फॉरेन कंपनी, है ना बेटा। और दूसरा आपके कुछ कंपनियां नई हैं, 7 साल तक बाइफर में चली गई है, रिवाइवल रिहैबिलिटेशन हो रहा है 5 साल तक, है ना बेटा। ये प्रोविज़न अप्लाई ही नहीं होगा 197 की, या जो सेक्शन 1 और 2 में जो लिमिट्स है वो नहीं अप्लाई होगी। अगर आईबीसी में कोई आपका, आईबीसी आपको पढ़ाया नहीं है मैंने, आईबीसी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड है, और इसमें कोई एक रिजोल्यूशन प्लान बनाने की बात कही गई है, और उस रिजोल्यूशन प्लान को अप्रूव कर दिया है एनसीएलटी, जो आजकल हमारा नया हीरो है, और उसको अप्रूव करने के बाद 5 साल ये है। उसके अलावा तीसरा जो है, वेयर रेमुनरेशन ऑफ मैनेजर पर्सन एक्सीड्स द लिमिट्स इन सेक्शन 2 बट द रेमुनरेशन हैज बीन फिक्स्ड बाय द बोर्ड। मतलब कह रहा है कि बोर्ड ने रेमुनरेशन तय कर रखा है किसी कंपनी की। ऑब्वियस ही बात है, बाइफर किसका तय करता होगा? जहाँ तक मैं समझता हूँ बाइफर किसका तय करता होगा? जो सिक कंपनियाँ हैं, या एनसीएलटी किसका तय करेगी? जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। मतलब आप सेक्शन 2 पे जो लिमिट है उससे ज़्यादा भी दे सकते हैं। और जो मैं समझ पा रहा हूँ, कोई ओवरऑल ऐसा नहीं पास करनी है, लेकिन यहाँ पे अच्छा लिखा हुआ है, प्रोवाइडेड द लिमिट अंडर सेक्शन शैल बी एप्लीकेबल सब्जेक्ट टू मीटिंग ऑल द कंडीशन स्पेसिफाइड। तब तो फिर सेक्शन 2 में जो कंडीशन है उसको भी पूरा करना है, और उसके अलावा इन सब एडिशनल कंडीशन को भी पूरा करना है कि वो बंदा किसी और कंपनी से, मतलब एक ही कंपनी से रेमुनरेशन ले रहा है। तो ये मजाक कर रहा है आपके साथ, बहुत गंदा वाला, है ना। आगे देखिए, बहुत सारी बातें को सिखा रहा है ये। सेक्शन 4 जो है, सेक्शन 4 इसमें बता रखा है कि परक्यूजिट्स में कुछ तरह के एमआर में कुछ तरह के परक्यूजिट्स को नहीं जोड़ना है। कौन कौन से परक्यूजिट्स को नहीं जोड़ना है? तो ये लिखा है कंट्रीब्यूशन टू पीएफ फंड, ग्रेच्युटी पेबल। अब कंट्रीब्यूशन टू पीएफ फंड भी मैं देख रहा था, तो इसमें एक लिमिट लगा रखी है कि उतना नहीं लेना है जितना टैक्सेबल नहीं है, यानी जितना इनकम टैक्स में पीएफ कंट्रीब्यूट करता है ना एम्प्लॉयर बेटा, सुपर एनुएशन फंड, एन्युटी फंड, टू द एक्सटेंट दीज आइदर सिंगली और पुट टुगेदर आर नॉट टैक्सेबल अंडर इनकम टैक्स। यानी जो एग्जेम्प्टेड पार्ट है उसको मैनेजरियल रेमुनरेशन में नहीं लेना है, एग्जेम्प्टेड पार्ट को। मतलब पीएफ का जो एग्जेम्प्टेड पार्ट है, पीएफ में जो कंट्रीब्यूशन किया है एम्प्लॉयर ने, या आपका सुपर एनुएशन फंड में एम्प्लॉयर ने जो कंट्रीब्यूशन किया है, आप सभी तो जानते ही हैं, आप लोग से अच्छा कौन जानता है परक्यूजिट्स और सैलरी में क्या फ़र्क था। परक्यूजिट्स बेसिकली फैसिलिटीज़ होते हैं, है ना, एडिशनल बेनिफिट्स होता है, पर्क्स जिसको हम लोग कहते थे, पर्क्स, है ना। और जो आपका मैनेजियल रेमुनरेशन है वो तो कुछ अलग ही होता है। मैनेजियल रेमुनरेशन में इनको नहीं जोड़ना है। क्या क्या नहीं जोड़ना अभी रफली समझते हैं, एक बार ओवरव्यू लेते हैं, उसके बाद फिर डिटेल में पढ़िएगा। पीएफ नहीं जोड़ना है, ग्रेच्युटी पेबल नहीं जोड़ना है, लेकिन इसका जो ग्रेच्युटी निकालने का रेट होगा 15 डेज सैलरी, आपको याद है कि नहीं? कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी एक्ट, नॉट कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी एक्ट, राखी बेटा। तो ये सब बातें थी। इनकैशमेंट ऑफ लीव, सभी भाई बहनें समझिए, लीव एट द एंड ऑफ द टेन्योर, है ना। इनकैशमेंट ऑफ लीव का मतलब छुट्टी वुट्टी अगर आपको मतलब छुट्टी के बदले में जो कुछ पैसा आपको, छुट्टी अनएवेल्ड लीव के बदले में, है ना बेटा, जो आपको पैसे मिले हैं उसको इनकैश कराएंगे, तो वो भी एक बात है। तो ये सब परक्यूजिट्स को नहीं लेना है। इसमें मेन है कि ये वाला है ग्रेच्युटी है। ग्रेच्युटी में आपको ये समझना है जो ग्रेच्युटी निकालने का रेट है फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, 15 दिन के हिसाब से अगर मिला है तो डैट परक्यूजिट्स विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द सैलरी। अगर आपको 20 दिन के हिसाब से मिला है, यानी ज़्यादा मिला है ग्रेच्युटी, तो जो एक्स्ट्रा है वो पार्ट होगा। ठीक है बेटा राखी जी। लास्ट पॉइंट है, कुछ और भी दे रखा है, ये मानता थोड़े है, ये कह रहा है कि कुछ और, इन एडिशन टू परक्यूजिट्स स्पेसिफाइड इन पैराग्राफ 1 ऑफ दिस सेक्शन एंड एक्सपार्ट्रेटेड मैनेजरियल पर्सनल शैल बी एलिजिबल टू फ्लोइंग परक्यूजिट्स। वाओ, एक्सपैट्रिएट का मतलब क्या होगा? इंक्लूडिंग अ नॉन रेसिडेंट इन इंडिया, एनआरआई, which shall not be included in the computation of ceiling of remuneration specified in section 2 और section 3। section 2 और 3 में नहीं होगा। section 1 तो वही था ना बेटा, section 1 तो था, part 2 का section 1 था प्रॉफिट है, तो क्या हुआ, मेन तो section 2 और section 3 है।
सेक्शन 2 में बेटा आपको 2 टेबल थे, टेबल ए और टेबल बी। टेबल ए में इफेक्टिव कैपिटल के आधार पे था, टेबल बी में था कि मैनेजर पर्सनल अगर प्रोफेशनल कैपेसिटी में भी काम करता है तो कुछ एडिशनल कंडीशंस थे। फिगर अप्लाई होगा वही वाला, टेबल ए वाला ही, बी में अपना कोई फिगर नहीं था। उसके बाद आपने सेक्शन 3 पढ़ा, सेक्शन 3 में था कि बहुत सारे स्पेशल सर्कमस्टांसेज में और लॉस ना होने के केसेस में जो आपका सेक्शन 2 में बातें कही गई है उसके अलावे उसको और एक्सपेंड कर दिया। आगे देखिए ए बी सी, ये किस तरह के अलाउंस है, कंट्रीब्यूट 20% से एबव वाली, हाँ जी बेटा, है ना बेटा। एम्प्लॉयर अगर 12% से ज़्यादा दिया है तो सैलरी का पार्ट हो जाएगा, और अप टू 12% है तो परक्यूजिट्स का पार्ट, मतलब वहाँ भी शायद इनकम टैक्स में एग्जेम्प्ट होता है, और यहाँ भी हम लोग जो एमआर निकाल रहे हैं उसमें एग्जेम्प्ट हो गया। ग्रेच्युटी में भी एग्जेम्पशन का तरीका इन्होंने बता दिया। ग्रेच्युटी को हम परक्यूजिट्स मानते हैं तो हाफ मंथ सैलरी की बात कर रहा है, उससे हायर रेट पे आप देंगे तो जितना भी एक्सेस अमाउंट होगा, चूँकि एक्स्ट्रा डेज की उसको आप दे रहे हैं सैलरी ग्रेच्युटी के लिए। तो यहाँ पे एक समझने की और ज़रूरत है, अगर आप समझ जाएँ तो अच्छा लगेगा। चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस क्या होता है, इन केस ऑफ चिल्ड्रेन स्टडिंग इन और आउटसाइड इंडिया एन अलाउंस लिमिटेड टू मैक्सिमम 12,000 रुपया पर मंथ पर चाइल्ड और एक्चुअल एक्सपेंस इनकॉर्ड विच एवर लेस सच अलाउंस इज एडमिसिबल अप टू मैक्सिमम 2 चिल्ड्रेन। ऐसा लग रहा है आप इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं, इनकम टैक्स में हो सकता है ये सब अमाउंट अलग हो। इन्होंने कहा 2 बच्चों के लिए, 2 ही बच्चे सबसे अच्छे कहते हैं ना, तो 2 बच्चों को पढ़ाई के लिए 12,000 रुपये पर मंथ, या जो उस बच्चे की पढ़ाई पे एक्चुअल खर्चा है, दोनों में से जो भी लोअर है, अगर आपकी कंपनी उतना ही दे रही है आपको परक्यूजिट्स के रूप में, चूंकि आप MD/WTD मैनेजर हैं, तो डैट विल ऑल्सो नॉट बी कवर्ड इनटू द मैनेजियल रेमुनेशन। तो मज़ा आ गया दोस्तों। जैसे सिटिंग फी को हम लोग मैनेजर रेमुनेशन में नहीं लेते थे, तो हमारा जो सेक्शन 4 है शेड्यूल 2 का, सेक्शन 4 है पार्ट 2 का शेड्यूल 5 में, वो ये भी कह रहा है कि बेटा ये जो बच्चों की पढ़ाई पे खर्च है ये नहीं होगा। आगे देखिएगा, हॉलीडे पैसेज फॉर चिल्ड्रेन स्टडिंग आउटसाइड इंडिया और फैमिली स्टेइंग आउटसाइड अब्रॉड। अगर MD/WTD मैनेजर का बच्चा, ऑब्वियस ही बात है, धनी लोग हैं, है ना, इनके बच्चे इंडिया में थोड़े पढ़ेंगे, इनके बच्चे तो हार्वर्ड में ही पढ़ेंगे, विदेश में, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में। अब ये क्या लिखता है, हॉलीडे पैसेज फॉर चिल्ड्रेन स्टडिंग आउटसाइड इंडिया, और दूसरा लिखा है बेटा और फैमिली स्टेइंग अब्रॉड। रिटर्न हॉलीडे लिखा है ना बेटा, रिटर्न हॉलीडे पासेज वंस इन अ ईयर, है ना, लिखा हुआ है। इकोनॉमी क्लास ये लिखा हुआ है बेटा वंस इन अ ईयर, इकोनॉमी क्लास और वंस इन 2 years बाई फर्स्ट क्लास टू चिल्ड्रेन एंड टू मेंबर्स ऑफ द फैमिली फ्रॉम द प्लेस ऑफ देयर स्टडी और स्टे अब्रॉड टू इंडिया इफ दे आर नॉट रिसाइडिंग इन इंडिया विद द मैनेजरियल पर्सनल। मतलब वही बात है, उनको आने जाने का, लेकिन इकोनॉमी क्लास से मिलेगा वंस इन 2 years। वाह बाई, अच्छा इकोनॉमी क्लास का अगर पासेज टिकट मिलेगा तो वंस इन अ ईयर, और अगर आपको फर्स्ट क्लास का पास चाहिए तो वंस इन 2 years, है ना बेटा, फ्रॉम द प्लेस ऑफ देयर स्टडी और स्टे अब्रॉड टू इंडिया, विदेश से भारत आने के लिए, अगर इफ दे आर नॉट रेसिडेंट इन इंडिया। मतलब वही बात है, मतलब मैनेजर पर्सन इंडिया में है ना बेटा, ये अच्छी बात है, फॉरेन कंपनियों के लिए होती होगी। जैसे फॉरेन कंपनी है कोई और उसमें मैनेजर पर्सन जो है वो पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया है, ऐसे तो मैनेजर पर्सन बनने के लिए आपको बताया था मैंने, MD/WTD और मैनेजर बनने के लिए रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए, है ना। तो आप, लेकिन हो सकता ना कि आप रेसिडेंट इन इंडिया है लेकिन आपके बाल बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, तो आपको हवाई टिकट भी मिलेगा, इकोनॉमी क्लास में हर साल मिल सकता है, और फर्स्ट क्लास या बिजनेस क्लास जिसको शायद कहते हैं उसमें आपको 2 साल में एक बार टिकट मिलेगा। अब आप तय कर लीजिए। ओके बेटा, LTC रिटर्न पासेज फॉर सेल्फ एंड फैमिली इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स स्पेसिफाइड बाय द कंपनी। LTC है बेटा लीव ट्रेवल कंसेशन, रिटर्न पासेज। अच्छा, ऊपर वाले में था भारत में आने का पास, है ना, देखिए ना बेटा, ऊपर वाले में है हॉलीडे पासेज फॉर चिल्ड्रेन स्टडिंग आउटसाइड इंडिया। रिटर्न LTC रिटर्न पासेज फॉर सेल्फ एंड फैमिली इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स specified by the company where it is proposed that leave be spent in home country instead of anywhere in India, है ना। आपको LTC मिलेगा सिर्फ, जैसे ये सब तो फॉरेनर के लिए हो सकता है
क्योंकि होम कंट्री उसका इंडिया नहीं है। इंस्टीड ऑफ एनीवेयर इन इंडिया, इंडिया के बदले आप कहीं भी, मतलब जैसे मान लीजिए कोई चाइना का बंदा है, हमारी इंडिया में चाइना की कोई कंपनी है, उसकी सब्सिडियरी है, वो चाइनीज व्यक्ति बेटा चाइना में गुरुग्राम में है ना, गुरुग्राम में या गुड़गांव जिसको हम लोग कहते थे, वहाँ पे है ना बेटा एमडी के रूप में काम कर रहा हो। कैसे काम कर रहा हो बेटा, आप कहेंगे सर वो तो फॉरेन सिटीजन है। फॉरेन सिटीजन से दिक्कत नहीं थी, पर्सनल रेसिडेंट इन इंडिया से दिक्कत थी। तो ये सब बातें दे रखा है। रिटर्न पासेज फॉर सेल्फ एंड फैमिली इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स स्पेसिफाइड बाय द कंपनी वेयर इट इज प्रोपोज दैट द लीव बी स्पेंट इन होम कंट्री इंस्टीड ऑफ एनीवेयर इन इंडिया। आपको लीव जो है वो कहीं भी नहीं बिताना है, होम कंट्री में बिताना है। अब ये सी बात है, होम कंट्रीज का इंडिया नहीं होगा। अब ये नीचे कुछ बहुत ध्यान दिया हुआ है। इफेक्टिव कैपिटल मीन्स एग्रीगेट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, ये सब आपको पहले से ही पता है। इफेक्टिव कैपिटल एक आखिरी रह रहा है, ये सब मजाक करता है बहुत सारा। लास्ट पॉइंट है एक और, लास्ट में आपका एक और दे रखा है सेक्शन 5, मतलब 5 पार्ट्स में है। तो आइए मैं फटाफट आपका समय ना खराब करूं। शेड्यूल 5 का पार्ट 2 का सेक्शन 1 था प्रॉफिट हो तब, सेक्शन 2 था प्रॉफिट इनएडिक्वेट हो तब, सेक्शन 3 भी है प्रॉफिट इनएडिक्वेट हो तब, बट कब, स्पेशल सर्कमस्टांसेस में। पार्ट सेक्शन 4 था परक्यूजिट्स कब नहीं जोड़ा जाएगा और कितने तरह के परक्यूजिट्स नहीं जोड़े जाएंगे। और 5th हमारे पास है ये वाला पॉइंट। क्या है ये वाला पॉइंट, जरा देख लीजिए। सेक्शन 5 रेम्युनरेशन पेबल टू मैनेजर पर्सनल इन 2 कंपनीज। अगर एक बंदे को, एक एमडी एक से ज़्यादा कंपनियों में, देखो बेटा होल टाइम डायरेक्टर एक से ज़्यादा कंपनियों में डायरेक्टर नहीं बन सकता, लेकिन मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसका पढ़ाना है मेरे को। एक एमडी या एक मैनेजर भी एक से ज़्यादा कंपनियों में अपनी सर्विसेज दे सकता है। जनरली ये जो कंपनियां हैं ना सर, ग्रुप कंपनी होती है। मैं आपको बताऊंगा ग्रुप कंपनी का भी मतलब, पहले अभी आप समझते हैं सर। जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर टाटा केमिकल्स लिमिटेड, और मान लीजिए कि टाटा है ना बेटा, टाटा टेलीकॉम लिमिटेड और टाटा केमिकल्स लिमिटेड, मान लीजिए कि इतना डायनेमिक व्यक्ति है मिस्टर एक्स कि वो दोनों ही कंपनियों में एमडी का भूमिका निभा रहा है। सर ऐसा हो सकता है सर, आप उदास मत होइए, है ना, आपको बताऊंगा, है ना। एक एमडी अपनी ग्रुप में सब्सिडियरी कंपनी का बहुत, जैसे मैं होल्डिंग का भी एमडी हूँ और अपनी ही ग्रुप की जो सब्सिडियरी है उसका भी एमडी बन गया, और मेरे को दोनों जगह से रेम्युनरेशन मिल रहा है। तो दोनों जगह का जो रेम्युनरेशन है इसका कंबाइंड जो होना चाहिए, प्लस वो किसी एक कंपनी से मिलने वाली रेम्युनरेशन की लिमिट से ज़्यादा ना हो। अब आप नहीं समझे मेरी बात। अब मान लीजिए मिस्टर एक्स है, एमडी है, वो कंपनी 1 में भी एमडी है। अब कैसे है वो बाद की बात है, पर एक बार रेम्युनरेशन समझते हैं। अब कंपनी 1 है, इसमें भी एमडी है और कंपनी 2 में भी एमडी है। तो क्या करना है कि जो मिस्टर एक्स का जो कंबाइंड जो रेम्युनरेशन है दोनों कंपनियों से जो एग्रीगेट अमाउंट मिल रहा है, वो एग्रीगेट अमाउंट इन दोनों का इंडिविजुअल भी निकालो, मैक्सिमम जो आपको मिल सकता है। जैसे सुनिए बेटा, आप नहीं समझ पाएंगे। जैसे C1 है, इसका प्रॉफिट 100 करोड़ है, इसका भी प्रॉफिट मान लीजिए 100 करोड़ है, एक एग्जाम्पल। और सिंगल एमडी होने पे क्या था, सिंगल एमडी होने पे 5% था, समझने के लिए 5% था। तो 100 करोड़ है तो यहाँ पे हमको मिल सकता है 5 करोड़, यहाँ हमसे मिल सकता है 5 करोड़, 5 और 5 है ना मिल सकता है। बट यहाँ से हमको मिल रहा है 2 करोड़, बड़ी अच्छी बात है। तो मैं यहाँ से मैक्सिमम 3 ही करोड़ ले सकता हूँ। मतलब ओवरऑल जो रेम्युनरेशन होगा वो इनके इंडिविजुअल लिमिट को भी क्रॉस नहीं करना चाहिए। जरा एक बार देखते ना सर इसमें क्या लिखा है ना। बाद में हम लोग अपने एग्जाम्पल्स को देखेंगे, नहीं तो फिर आप लोग कंफ्यूज होने लगते हैं। ये क्या लिखा है, सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 1 to 4 आओ 1 से 4। अच्छा 1 भी है, 2 खाली नहीं है। 1 में क्या था, सेक्शन 1 में क्या था, जब एडिक्वेट प्रॉफिट हो तो ए मैनेजर पर्सन शैल ड्रॉ रेम्युनरेशन फ्रॉम वन और बोथ कंपनीज प्रोवाइडेड दैट द टोटल रेम्युनरेशन ड्रॉन फ्रॉम द कंपनीज डज नॉट एक्सीड द हायर मैक्सिमम लिमिट एडमिसिबल फ्रॉम एनी ऑफ द कंपनीज ऑफ विच ही इज अ मैनेजरियल पर्सनल। साहब इसका क्या मतलब है
टोटल रेमुनरेशन ड्रॉन फ्रॉम द कंपनीज, मतलब कंपनी 1 कंपनी 2 से जो टोटल कंट्रीब्यूशन मिला है वो आपका किसी भी एनी वन ऑफ द कंपनी से जो मिल सकता है। बच्चा बोला कि सर नहीं समझ में आया, फिर सर एक बार और समझाइए। भाई वो एग्जाम्पल दिया था ना, C1 से भी 5 करोड़ मिल सकता है, C2 से भी 5 करोड़ मिल सकता है। अब आप कहें चलो दोनों से 5-5 करोड़ ले लेंगे, तो दोनों से ले लेंगे तो 10 करोड़ हो गया ना, जो C1 से भी एक्सीड कर रहा है और C2 से भी, किसी से भी एक्सीड नहीं करना चाहिए। बच्चे बोले सर तो कोई क्या फ़ायदा हुआ? सर हम 2 कंपनियों में MD बने तो हमको क्या फ़ायदा हुआ? मैनेजरियल रेमुनरेशन तो समझिए कि एक ही से मतलब 2 से उठा सकते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे देखो ना, आप लोग गलत समझते हो। मान लो मिस्टर MD है, वो 2 कंपनियों में MD बना, C1 और C2, यहाँ से भी इसको 5 करोड़ मैक्सिमम मिल सकता था। मतलब कैसे मैक्सिमम निकला है ये हमने माना है प्रॉफिट वाले केस में, यहाँ से भी 5 करोड़ मिल सकता है, यहाँ से भी 5 करोड़। अब सपोज यहाँ से हमने 2 करोड़ ले लिया, 2 करोड़ ले लिया, यहाँ से 3 करोड़ ले लिया, हो तो गया। अब कहेंगे सर तो फायदा क्या हुआ? आप यहीं से ले लो ना 5 करोड़, जब यहाँ से ही 5 करोड़ ले लोगे जो लिमिट मैक्सिमम है ना, और यहाँ भी 5 ही करोड़, तो यहाँ से आप कुछ नहीं लोगे ना, 0 लेना पड़ेगा आपको। आप मतलब सिंपली ये समझिए कि जो सेक्शन 5 है वो आपको कहता है कि आप 2 जगह से रेमुनरेशन ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन जो आपका टोटल एग्रीगेट रेमुनरेशन है दोनों जगह का, वो एक लिमिट से ज़्यादा ना हो। आइए बेटा मैं अब लिखवा देता हूँ, समय खराब करना फ़ायदा नहीं होता। आइए बेटे, हम लोगों ने लास्ट क्लास में बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा था, समझा था, और उन्हीं चीज़ों से हम लोग आगे अब बढ़ते हैं, उन्हीं बातों से हम लोग आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। ओके जी, यहाँ पे आपने जो मुझे याद आता है कंसेप्ट 4 पढ़ रहे थे। एक कंसेप्ट 4 बहुत परेशान किया आप सभी भाई बहनों को, है ना। कंसेप्ट 4 पढ़ रहे थे और उसमें कुछ ऐसा ही लिख रहे थे। सेक्शन 1 पढ़ाया था मैंने, सेक्शन 2 पढ़ाया था मैंने, आप लोगों ने ये सब पढ़ लिए थे, सेक्शन 1 सेक्शन 2। अब हमें इसी में आगे बढ़ना है। सेक्शन 3 ये अब आपको पढ़ना है सर। सेक्शन 3 ऑफ पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 5, सेक्शन 3 ऑफ पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 5, है ना बेटा। ये हमारे पास पॉइंट है, इसको हमें सीखना है, कैसे समझना है और तब हमें कैसे आगे बढ़ना है। सेक्शन 3 ऑफ पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 5 लिखिए बेटे। रेमुनरेशन पेबल बाय कंपनीज remuneration payable by companies having no profits, remuneration payable by companies having no profits or inadequate profit in certain special circumstances, certain special circumstances। सर कुछ नहीं है ना बेटा, कह रहा है इसमें कुछ नहीं समझना है आपको सर। कह रहा है सर इन फॉलोइंग स्पेशल सर्कमस्टांसेस A company may pay remuneration to managerial person in excess of amounts provided in section 2। सेक्शन 2 में जो अमाउंट्स है उससे भी ज़्यादा आप दे सकते हैं, है ना। कब दे सकते हैं? फॉरेन कंपनी के केस में दे सकते हैं। कब दे सकते हैं? जब आपने, अगर आप फॉरेन कंपनी नहीं है ना। तो ये क्यों फालतू की बातें बता रहा है ये, मतलब ये बाइफर उफर बड़ा ठीक है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें रिपीट करने लगता है। लिखिए सर, इन फॉलोइंग स्पेशल केसेस, इन फ्लोइंग स्पेशल केसेस, ठीक है बेटा, इन फ्लोइंग स्पेशल केसेस
A company may pay, a company may pay in following special cases, a company may pay remuneration to a managerial person in excess of the amounts provided in सेक्शन 2। सेक्शन 2 में क्या था सर, आपको याद है? वही था, ए और बी था, ए एंड बी था ना सर। एक ए में वो टेबल बना दिया था और बी में रेमुनरेशन टू मैनेजरियल पर्सन हु आर आल्सो परफॉर्मिंग इनटू प्रोफेशनल कैपेसिटी था साहब। तो ये छोटा सा पॉइंट है, इन फ्लोइंग स्पेशल केसेस अ कंपनी मे पे रेमुनरेशन टू एमपी इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट्स प्रोवाइडेड इन सेक्शन 2, है ना बेटा। अब ये मैं अगर थोड़ा ध्यान से आपको सिखा दूं तो इतना बकवास करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, सीधा आप ये समझ लीजिए, लिखिए यहाँ पे फॉरेन कंपनी, कह रहा फॉरेन कंपनी की कोई ब्रांच इंडिया में है, विदेशी कंपनी की कोई ब्रांच, ऑब्वियस सी बात है, और वो फॉरेन कंपनी अपने विदेशी एमडी को, है ना, बहुत सारा रेमुनरेशन देना चाहती है। तो हम भारतीय कहते हैं भैया तुम्हें जो देना है दे दो, है ना, कोई दिक्कत की नहीं है। फॉरेन कंपनी आपको पता होना चाहिए साहब कि कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। हम इंडियन बिजनेस की अगर बात करें तो इंडियन बिजनेस को मैनेज करने के लिए उस चाइनीज कंपनी का कोई चिंग चांग भारत में आकर रहता है। सर वो चिंग चांग कितना देना चाहता है दे, हमें कोई मतलब नहीं है। फॉरेन कंपनी, इसको कोई एसआर ओआर भी नहीं पास करना होता। बी लिखिए, एनी अदर कंपनी, एक चीज 2-3 बार समझाया है, एनी अदर कंपनी इफ इट पासेस। अब यहाँ पे एक बच्चे ने बड़ी अच्छी बात कक्कर साहब ने बताई है, उनकी भी बात का ध्यान रखना है। एनी अदर कंपनी इफ इट पासेस, क्या पासेस? रिजोल्यूशन, चाहे ऑर्डिनरी स्पेशल जो भी हो, रिजोल्यूशन इन जीएम जनरल मीटिंग। तीसरा, न्यू कंपनी अप टू 7 years, from the date of its incorporation, from the date of its incorporation। तो आप देखें तो इस तरह की बहुत सारी बातें नजर आने वाली है आपको। डी, सिक कंपनी, सिक कंपनी whose for whose revival बाइफर, कुछ होता है बेटा, अथॉरिटी हुआ करती थी, बाइफर हैज पास्ड एन ऑर्डर, पास्ड एन ऑर्डर एंड a period of 5 years has not elapsed, period of 5 years has not elapsed and a period of 5 years has not elapsed since C company for whose revival Bifer has passed an order and a period of 5 years has not elapsed since पासिंग ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर पास होने से भी 5 साल बीते नहीं। ई पॉइंट, ई पॉइंट क्या है? सी कंपनी के बाद मान लो इंसॉल्वेंट कंपनी, फिर वो शेड्यूल 2 वाली जो रेस्ट्रिक्शंस है ना बेटा, सेक्शन 2 वाली, सॉरी, वो अप्लाई नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट कंपनी, इंसॉल्वेंट कंपनी फॉर विच रिजोल्यूशन प्लान, ये थोड़ा नया है आपके लिए बेटा। रिजोल्यूशन प्लान आप समझ लीजिए बेटा, ये एक तरह से अरेंजमेंट है कंपनी और क्रेडिटर्स के बीच में,
कि कैसे इस जो भसर है या जो आपने गंदगी फैला रखा है इसको समाप्त किया जाए, और इसके लिए भी यहाँ पे बहुत अच्छी बात है। फॉर विच रिजोल्यूशन प्लान इंसॉल्वेंट कंपनी, फॉर विच रिजोल्यूशन प्लान has been insolvent company for which resolution plan has been approved by the NCLT, फुल स्टॉप लगा दीजिए। द रेजोल्यूशन प्लान इज मेड अंडर, आरपी बोलते हैं सर, रेजोल्यूशन प्लान इज मेड अंडर IBC। थोड़ी सी समझने की कोशिश करिएगा, आपको धीरे जरूर समझ में आ जाएगा। और एक लास्ट और लिख लीजिए इसी में, जो सेक्शन 2 में रेम्युनरेशन की लिमिट है और जो बाइफर या NCLT ने तय किया है, तो बाइफर या NCLT वाली लिमिट ज़्यादा है ना बेटा, लिमिट ज़्यादा है। अब कहेंगे सर बाइफर NCLT तो पहले भी आया है, तो जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि अगर कोई कंपनी को रिवाइवल हो रहा है और NCLT बाइफर तय करे या ना करे, उसके ऊपर सेक्शन जो 2 वाली लिमिट है वो अप्लाई नहीं होगी। और अगर मान लो कोई कंपनी सीख है और उसका रेम्युनरेशन तय कर दिया बाइफर ने 5 करोड़, एक बात कर रहा हूँ, रेम्युनरेशन सभी MD का है, MGR का, एक बात कर रहा हूँ, और आपका जो सेक्शन 2 है उसके अनुसार निकल रहा है 3 करोड़, तो भाई मतलब सेक्शन 3 के अनुसार, सेक्शन 2 के अनुसार 3 करोड़ निकल रहा है और हमने बाइफर ने हमारा 5 करोड़ तय कर दिया है। अगर आप देखें तो इसको कैसे कोरिलेट करेंगे, इसमें कुछ तय नहीं हुआ, सिर्फ सी कंपनी है, आपके ऊपर शेड्यूल 2 नहीं अप्लाई होगा। और जो छठा पॉइंट मैं लिखूंगा कि आप सी कंपनी है, आपका बाइफर ने रेम्युनरेशन तय कर दिया, लेकिन वो जो रेम्युनरेशन है, वो जो आपका रेम्युनरेशन बाइफर ने तय किया है वो सेक्शन 2 से ज़्यादा हो रहा है, तो भी हमें आपको कुछ नहीं करना, परेशान नहीं होना। बस 3 एडिशनल कंडीशन और दे रखा है ना, कि आपको किसी और कंपनी से रेम्युनरेशन नहीं मिल रही है, उसके अलावा आपको ये जो एक्सेस मिल रहा है, बेटा आप बताइए ना निवांधन जी, क्या समझे? राखी बेटा ये बच्ची तो खाली आती और चली जाती है। विजय राघव जी आप बताइए बेटा क्या मतलब है जी, सभी भाई बहन बताइए। भाई जब ऊपर भी बाइफर आ गया था तो उसमें लेकिन लगता है अमाउंट क्वांटिफाई नहीं था, इसमें कह रहा है कि जो अगर आपकी कंपनी बाइफर या इंसॉल्वेंसी में है और आपकी रेम्युनरेशन NCLT या बाइफर ने जो तय किया है वो सेक्शन 2 के रेम्युनरेशन से ज़्यादा है ना, तो कोई बात नहीं, ज़्यादा है तो आप दे सकते हैं। इसके लिए सेक्शन 2 की भी कंडीशंस को पूरा करिए, है ना बेटा, सेक्शन 2 की कंडीशंस को भी पूरा करिए। सेक्शन 2 की क्या कंडीशंस हैं, सेक्शन 2 की कंडीशन जो भी है उसको भी पूरा कीजिए, है ना बेटा, और उसके अलावा एक्स्ट्रा कंडीशंस पूरा कीजिए। मतलब मूर्ख बना रहा है आपको। छठा लिखिए, रेम्युनरेशन फिक्स्ड बाय, कोशिश करिए हार ना माने, फिक्स्ड बाय किसके द्वारा भाई, रेम्युनरेशन फिक्स्ड बाय किसके द्वारा बेटा, फिक्स्ड बाय बाइफर और NCLT exceeds the remuneration as per section 2, दे सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। सेक्शन 2 से ज़्यादा रेम्युनरेशन दे सकते हैं, यही तो हेडर था, तो आप दे सकते हैं बेटा। इफ़ योर रेम्युनरेशन इज फिक्स्ड बाय बाइफर और NCLT एक्सिड्स द रेम्युनरेशन एज पर सेक्शन 2, यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है एक बार आइए इसको सीख लेते हैं, समझ लेते हैं। यहाँ पे लिखिए व्हेन, जी बेटा, व्हेन ए कंपनी इज अ सिक कंपनी और व्हेन ए कंपनी इज अ सिक कंपनी, और कोई कंपनी है बेटा सिक कंपनी है या इंसॉल्वेंट कंपनी,
कोई कंपनी है वो सीक है या इंसॉल्वेंट है, बट द MR मैनेजर रेम्युनरेशन हैज बीन फिक्स्ड बाय NCL, पहले बाइफर लिख लेते हैं ना, बाइफर और NCLT एज द केस में बी, which exceeds, जो एक्सीड्स बेटा which exceeds किससे ज़्यादा है, which exceeds the limit under section 2 then company has to satisfy the these conditions in addition to कंडीशंस ऑफ सेक्शन 2। कुछ नहीं है, आपको भाषा की जाल में फंसा रहा है। और पहले बहुत आसान हुआ करता था ये सब चीज़ें। पहले होता था एक लिमिट होती थी, उसका डबल देना है, डबल से ज़्यादा देना है तो SR प्लस CG होती थी। पहले बहुत आसान था, डबल तक देना है, जैसे लिमिट होती थी पहले, पुरानी बात बता रहा हूँ, लिमिट तक है जैसे इफेक्टिव कैपिटल, तो क्या होता था, सिंपल दे सकते हो, कुछ नहीं करना, OR से हो जाती थी। लिमिट से डबल देना तो SR पास करो, और डबल से भी ज़्यादा देना है तो SR प्लस CG पास करो। जैसे जैसे आपकी लिमिट बढ़ेगी, डिफ़िकल्टी लेवल भी या अप्रूवल की जो रिक्वायरमेंट्स है वो भी बढ़ती जाएगी। अब ये सब इन्होंने थोड़ा CG को तो हटा ही दिया। आप रेम्युनरेशन में बुरा मत मानिए, अब CG का कोई रोल ही नहीं है। इंटरनल इन्होंने इतने कंडीशंस लगा दिए कि आप उन्हीं को पूरा कर लीजिए, अपने आप हो जाएगा। अब मैंने लिखा बेटा कि अगर कोई कंपनी जो सीक है या इंसॉल्वेंट है, उसका बाइफर ने या NCLT ने रेम्युनरेशन तय किया और वो सेक्शन 2 के रेम्युनरेशन से ज़्यादा है ना, तो सेक्शन 2 की जो रिक्वायरमेंट्स है उसको भी पूरा करें, और उसके अलावा 3 एक्स्ट्रा कंडीशंस है उसको भी पूरा करना होगा। अब ये पहला है कि पहला लिखा है जो इसमें लिमिट है ना बेटा, ये लिखा हुआ है द मैनेजरियल पर्सन इज नॉट रिसीविंग रेम्युनरेशन फ्रॉम एनी अदर कंपनी। जो मैनेजरियल पर्सन है, द मैनेजरियल पर्सन इज नॉट रिसीविंग the managerial person is not receiving a remuneration from any company, किसी भी कंपनी से रेम्युनरेशन रिसीव नहीं कर रही है, फ्रॉम एनी कंपनी। बी लिखना है आपको, द ऑडिटर और कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी वेयर द कंपनी हैज नॉट, वही बात है बेटा, एक उनको सर्टिफिकेट देना है कि जितने भी सिक्योर क्रेडिटर्स है और उन्होंने रिटर्न कंसेंट दे दिया है, और दूसरा हमने कोई डिफ़ॉल्ट भी नहीं किया है। ये सर्टिफिकेट, तो 2 सर्टिफिकेट है बेटा, है ना बेटा, सर्टिफाई करना लिखा है डेट ऑल द, वही बात है सर, ये सर्टिफिकेट ऑफ ऑडिटर। अच्छा, इसमें CA तो कंपनी है तो ऑडिटर तो सब में होगा, बट क्योंकि 1 लाख की भी कंपनी तो उसमें ऑडिटर होगा ही होगा, है ना बेटा, अ सर्टिफिकेट ऑफ ऑडिटर। लेकिन हर कंपनी में CS हो ये जरूरी नहीं है। अ सर्टिफिकेट ऑफ ऑडिटर और कंपनी सेक्रेटरी, अ सर्टिफिकेट ऑफ ऑडिटर और कंपनी सेक्रेटरी, a certificate of auditor or company secretary if any। सर कंपनी में तो ऑडिटर होगा ही होगा ना, if any, और PCS
दैट रिटन कंसेंट हैज बीन ऑब्टेन्ड, चूंकि अब ज़्यादा देना चाहते हैं ना, रिटन कंसेंट हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑल secured creditor, चलिए दोस्तों, एंड टर्म लेंडर्स, that they have no objection for the appointment of managerial person as well as quantum of remuneration, and such certificate is filed along with the return as prescribed under section 196(4) appointment के समय वाले from all secured creditors and term lender, that they have no objection, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है अबाउट, जी बेटा, दे हैव नो ऑब्जेक्शन अबाउट, किस बात के लिए ऑब्जेक्शन नहीं है? नो ऑब्जेक्शन अबाउट अपॉइंटमेंट, अभी हटाइए बेटा, परेशान होंगे, पेमेंट ऑफ मैनेजरियल रेमुनरेशन। अनदर सर्टिफिकेट, एक और सर्टिफिकेट ले लो, मतलब सर्टिफिकेट की तो धज्जियां लगा दी आपने। Another certificate that there is no default, कोई डिफॉल्ट नहीं है। Another certificate that there is no default, ठीक है बेटा, इसमें एक लास्ट लिखा है Another certificate that there is no default in, किसमें बेटा कोई डिफॉल्ट नहीं है? Another certificate that there is no default in payment of creditors, deposit holders, कुल मिलाकर सीए को भी इसने समेट लिया, बट सीए नहीं कहिए, ऑडिटर कहिए, ऑडिटर है, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कोई कंपनी उसमें ऑडिटर ना हो। इन पेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स, डिपोजिटर्स एक्सेट्रा। तो ये छोटा छोटा पॉइंट था, है ना, आपका बड़ा मैंने समय यूज करवा दिया इस टॉपिक के भीतर, बट क्या करेंगे साहब, हमें भी अंदाज़ा नहीं था कि ये चीज़ इतना बड़ा होता होगा शेड्यूल 5, है ना, हमें सही में अंदाज़ा नहीं था इसका, नहीं तो मैं आपका चैप्टर 1 शुरू कराता, लेकिन कोई बात नहीं, अंदाज़ा था या नहीं, आपने एक बार मेहनत तो किया, अभी इसको एक बार और आप देखिएगा अपने से भी लेवल पे बुक से। अब आइए हम लोग 4th, अभी एक मान थोड़े रहा है, ये तो अभी ख़त्म ही नहीं हो रहा है। अब कह रहा है जी एमआर में कुछ परक्यूजिट्स को नहीं जोड़ना है, बट अगर पॉजिटिव सोचें तो बहुत आसान है भाई, एमआर में कुछ परक्यूजिट्स को नहीं जोड़ने हैं, एमआर की जो लिमिट है उसमें कुछ पैसे आपको मिले हैं, बेनिफिट्स हुआ है आपको कंपनी से, लेकिन फिर भी हम उसको एमआर का पार्ट नहीं ट्रीट करते हैं। और सबसे लास्ट में है कि अगर आप एमआर हैं, एमपी हैं, मैनेजरियल पर्सनल हैं, मतलब एमडब्ल्यूएम है, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर है, और आप 2 या अधिक कंपनियों से रेमुनरेशन मिल रहा है, होल टाइम डायरेक्टर को नहीं मिल सकता, होल टाइम डायरेक्टर को पूरा टाइम एक ही कंपनी में डिवोट करना होता है। तो ये सब कुछ बातें हैं सर, छोड़ तो नहीं सकता ना मैं, मजबूरी है सर, क्या करोगे अब, है ना, ख़त्म करो। सेक्शन 4 ऑफ, है ना, छोड़ नहीं सकता बेटा। पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 5 है कि नहीं, शेड्यूल 5 ये लिखा है परक्यूजिट्स नॉट इंक्लूडेड इन मैनेजरियल रेमुनरेशन, परक्यूजिट्स नॉट इंक्लूडेड इन मैनेजरियल रेमुनरेशन। परक्यूजिट्स नॉट इंक्लूडेड इन मैनेजरियल रेमुनरेशन, मतलब क्या हुआ, है ना, मैनेजरियल रेमुनरेशन में कुछ परक्यूजिट्स को नहीं जोड़ा जाता है, मतलब आपको मिला तो है कंपनी से, लेकिन उसको हम
उसका पार्ट नहीं मानेंगे। तो ये क्या है बातें बेटा, आइए हम लोग इसको सीखने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसे परक्यूजिट्स हैं जो इसके पार्ट्स नहीं माने जाते, तो कौन कौन से हैं, अब इसमें समय ना खराब किया जाए। 3 और 3 6 मतलब अच्छा बनाया भाई, है ना। एक तो अपनी कमी क्या है कि हम लोग लिख लिख के भी पढ़ते हैं, ऐसे तो बुक में टिक लगा के पढ़ो तो अभी खत्म हो जाए, लेकिन उससे फायदा नहीं होगा। परक्यूजिट्स में क्या क्या नहीं जोड़ा जाता है, व्हाट आर नॉट इंक्लूडेड इनटू परक्यूजिट्स, तो आप मुझे बताइए। इसमें पहला लिखा है कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, वाव, है ना। अब फिर पीएफ एन्युटी फंड में एम्प्लॉयर ने जो कंट्रीब्यूट किया उसके लिए लिमिट लगा दी इसने, है ना बेटा। आइए सर, परक्यूजिट्स नॉट इंक्लूडेड इन मैनेजियल रेमुनरेशन, पहला। सर कंट्रीब्यूशन, अब सिर्फ पीएफ नहीं लिखा है, कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, सुपर एनुएशन फंड, सुपर एनुएशन फंड, ये क्या होता है, अरे रिटायरमेंट के समय, बुढ़ापे के समय पैसे के लिए एनुएशन फंड, और एन्यूटी फंड। यस, बहुत लेट से जवाब दे रहे हैं आप। एन्यूटी फंड विच इज नॉट टैक्सेबल अंडर, विच इज नॉट टैक्सेबल अंडर, जो टैक्सेबल नहीं है, अंडर, विच इज नॉट टैक्सेबल अंडर। जी बेटा, कहाँ पे टैक्सेबल नहीं है, नॉट टैक्सेबल अंडर इनकम टैक्स एक्ट। कोई बात नहीं सर, हिम्मत ना हारो, क्या करोगे, मैंने कहानी भी नहीं सुनाया, है ना, आपको कोई कहानी थोड़े सुनाया, आपको क्या करोगे भाई साहब। अब टॉपिक ऐसे ही होते हैं, अब थोड़ी बहुत उलझ जाते हैं टॉपिक, उलझा तो नहीं था ये बहुत बड़ा टॉपिक था और जिसको हमने सुलझाने की कोशिश किया। आराम से आप नोट करिए, ये सीट था आपका। दूसरा लिखा है ग्रेच्युटी, अब इसको बोला कि इसको रेमुनेशन का पार्ट तब नहीं मानेंगे, हाँ टीएलए, वाव दोस्तों, ग्रेट बेटा। चिल्ड्रेन अलाउंस एग्जेम्प्टेड है, बहुत अच्छा साहब। अब हम लोग आगे की बात कर लेते हैं साहब। बी, अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी, कोई दिक्कत नहीं सर। साहब आप एक चीज बताइए, आप घर पे बैठ के ये भी तो नहीं करते, आज आपने कम से कम मेहनत करना तो सीखा, आप स्टडी मटेरियल से पढ़ना तो सीखा दोस्तों, छोटा छोटा बात तो सीखा। अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी, if calculated at the rate of half month salary for, देख रहे हैं बेटा, ग्रेच्युटी पेबल एट द रेट नॉट एक्सीडिंग हाफ मंथ सैलरी। अगर आप हाफ मंथ सैलरी से ज्यादा सैलरी दे रहे हैं तो मेरे हिसाब से फिर ये उसका पार्ट होगा। Amount of gratuity calculated at the rate of half month salary for completed year of service. Year of service. सी पॉइंट, सी पॉइंट क्या है बेटा, सी पॉइंट भी देख लेते हैं। इनकैशमेंट ऑफ लीव, मतलब लीव इनकैशमेंट, अब इसमें नहीं लिखा है। अच्छा, लीव इनकैशमेंट होना चाहिए एट द एंड ऑफ टेन्योर। अच्छा, इनकम टैक्स में तो हमको लगता है अनएवेल्ड लीव कभी भी इनकैश कर सकते हैं। लीव इनकैशमेंट एट द एंड ऑफ द टेन्योर, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। तीसरे हो गए, चौथा आ जाइए सर, थोड़ा मेहनत कर लिया जाए, क्या बुराई है सर, अब सर तो सब कुछ सीख लिया। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, बेटा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस अप टू 2 children and list of
₹12,000 पर मंथ पर चाइल्ड, PMPC पर मंथ पर चाइल्ड, और एक्चुअल एक्सपेंस ये है। ई पॉइंट चिल्ड्रन एजुकेशन के बाद हॉलीडे पासेज तो इसको नहीं पढ़ना चाहिए, पैसेज ही पढ़ना चाहिए। हॉलीडे पैसेज फॉर फैमिली स्टडिंग अब्रॉड या चिल्ड्रेन स्टडिंग आउटसाइड इंडिया, मतलब एक जगह अब्रॉड हो सकता है और एक जगह आउटसाइड इंडिया हो सकता है। यार दोनों जगह आउटसाइड इंडिया लिख देते, दोनों जगह अब्रॉड लिख देते। चलो जी, हॉलीडे पासेज फॉर चिल्ड्रेन ऑब्लिक फैमिली, चिल्ड्रेन की पढ़ाई स्टडिंग और फैमिली की रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। आउटस्टैंडिंग इंडिया नहीं, इतना तो हम लोग को पता है सर, कॉमन सेंस लगा लेंगे। इसमें दे रखा है खर्चे की कोई लिमिट नहीं है, सिर्फ एक ही कंडीशन है कि ये जो बच्चा है या फैमिली है MWM के साथ, मैनेजर पर्सनल के साथ नहीं रहता। द कंडीशन इज, मतलब इसको नहीं जोड़ा जाएगा। शर्त क्या है? द कंडीशन इज बोलो बेटा, कंडीशन क्या है? द कंडीशन इज दैट द चिल्ड्रेन, जी बेटा, and family are not residing in India। बहुत तरह से बातें सीख सकते हैं। ई के बाद F लास्ट, LTC लीव टेबल कंसेशन। इकोनॉमी क्लास से आएंगे साल में एक बार है, और फर्स्ट क्लास से आएंगे 2 साल में एक बार है ना बेटा, 2 साल में एक बार है। रिटर्न पैसेज फॉर सेल्फ एंड फैमिली अकॉर्डेंस विद द रूल्स स्पेसिफाइड बाई, है ना बेटा, कंपनी। इसमें तो ये है, अच्छा लगता है गलत बोल दिया मैंने, इसमें एक बार, हॉलीडे पैसेज में एक बार है। बहुत अच्छा बेटा, हॉलीडे पैसेज में एक बार है, LTC में ऐसा कंडीशन नहीं है। LTC विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ लीव टेबल कंसेशन, विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ, किसका पार्ट ऑफ? MR इफ इट इज पेड LTC विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ MR इफ इट इज पेड, अगर ये पे किया गया है, इफ इट इज पेड एज पर, इफ इट इज पेड एज पर, कैसे बेटा? LTC एज पर कंपनीज रूल्स। चलो धन्यवाद जी, धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद आप सभी को। लास्ट पढ़ लो जी, सेक्शन 5। आप 2 या 2 से ज़्यादा से भी रेम्युनरेशन ड्रॉ कर सकते हो, है ना। लिखा है सर, ए मैनेजर पर्सन सेल ड्रॉ। अब कौन नहीं कर सकता? WTD नहीं कर सकता। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपके बुक में नहीं लिखा है, अब इसमें लिखा है रेम्युनरेशन फ्रॉम 2 और मोर। पहले तो बेटा ये हम लोग जब पढ़ते थे तो ये डिस्क्वालिफिकेशन में होता था कि अगर आप एक से ज़्यादा कंपनियों में MD हैं या मैनेजर हैं और आप दोनों जगह से रेम्युनरेशन ले रहे हैं, तो आप ये श्योर कीजिए कि जो एग्रीगेट अमाउंट ऑफ रेम्युनरेशन है दोनों ही कंपनियों का इंडिविजुअल में से किसी के भी लिमिट को एक्सीड नहीं करता है। अब वो वहाँ से डिलीट कर दिया है और यहाँ पे ला दिया है सेक्शन 5, रेम्युनरेशन पेबल टू मैनेजर पर्सन इन 2 कंपनीज। पहली बात तो हमारे बच्चों को डाउट होता है क्या मैनेजर पर्सन को 2 कंपनियों में मिल सकता है? रेम्युनरेशन पेबल टू मैनेजरियल पर्सन, जी बेटा,
रेम्युनरेशन पेबल टू मैनेजियल पर्सन इन 2 कंपनीज। क्या 2 कंपनियों से हमें मिल सकता है? ये भी एक सीखने वाली बात है। रेम्युनरेशन पेबल टू मैनेजर पर्सन इन 2 कंपनीज, क्या 2 कंपनियों से मिल सकता है? मिल सकता है सर, हमारे लॉ में कोई रोक नहीं है, बस एक ही शर्त का पूरा करना है। वो शर्त क्या है, लिखिए यहाँ पे। रेम्युनरेशन पेबल टू मैनेजर पर्सन इन 2 कंपनीज में एक छोटा सा शर्त है, इसको पूरा करिए। यहाँ पे लिखिए सर, मैनेजरियल एमपी पर्सनल, पर्सन लिखा है बेटा, एमपी शैल ड्रॉ रेम्युनरेशन फ्रॉम 1 और बोथ कंपनीज। मतलब काम 2 में करें, लेकिन रेम्युनरेशन आप एक से भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं। रेम्युनरेशन फ्रॉम 1 और बोथ कंपनीज प्रोवाइडेड दैट, बशर्ते दैट एग्रीगेट रेम्युनरेशन, दोनों से ले रहे हैं तो एग्रीगेट रेम्युनरेशन, प्रोवाइडेड दैट एग्रीगेट रेम्युनरेशन ड्रॉन फ्रॉम कंपनीज डज नॉट एक्सीड बताइए बेटा, किससे ज्यादा नहीं हो सकता? डज नॉट एक्सीड द टोटल रेम्युनरेशन मैक्सिमम रेम्युनरेशन, सॉरी बेटा, मैक्सिमम रेम्युनरेशन allowed from any of those companies, ये दे रखा है बेटा, any of those companies in which he is a मैनेजरियल पर्सन, ये देने की कोशिश की गई है। सर ये बहुत अच्छा लिखा है। आइए दोस्तों, अब हम लोग एक एक करके क्वेश्चंस को बनाते हैं, है ना। 197 पे बहुत सारे प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हो सकते हैं। हम लोग पहले कोशिश करते हैं, कोई ईयर दिया हो, कोई पूछा हुआ हो, तो पहले हम उसको बनाएं, थोड़ा अच्छा लगता है। कोई लेटेस्ट कोई क्वेश्चन आया हो, है ना बेटा, कोई दिक्कत की बात नहीं सर। आइए ना सर, कुछ एक आधा क्वेश्चंस बनाते हैं। अगर हमें समझा पाया तो मुझे बड़ी खुशी होगी, नहीं समझा पाया तो मुझे बड़ा बुरा लगेगा। आइए दोस्तों, आप लोग इतना मेहनत करते हैं मेरे लिए और एक एक चीज़ को देखते हैं, बड़ी बात है साहब, है ना बेटा। आराम आराम से आप पढ़ते हैं। दोस्तों एक एक क्वेश्चंस को आपने बनाया है। एक क्वेश्चन है नवंबर 19 का, मैं बेटे लेटेस्ट क्वेश्चन एक दे रहा हूँ, आप सभी लिखिए। तो थोड़ा सा पास्ट ईयर क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन जरा देखें कि क्या जो 2-2, 3-3 दिन हम लोग लगाए इस चैप्टर में, इस टॉपिक में, वो कितना रेलिवेंट हुआ हमारे लिए, कितना इम्पोर्टेंट है उसका। सर एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपका नवंबर 19 का, नवंबर 19, 5 नंबर का। ओल्ड सिलेबस लिखा है बेटा आपका, ओल्ड सिलेबस का, न्यू का नहीं है। सर हमें क्या करना, सर हम थोड़ा एक बार प्रैक्टिस करना चाहते हैं। सर एक क्वेश्चन शुरू होता है इस तरह से, इफेक्टिव कैपिटल ऑफ गोल्ड स्मिथ ऑर्नामेंट्स लिमिटेड एज एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 ही 4.5 करोड़। मैं समझ गया 4.5 करोड़ है, तो नेगेटिव से लेकर 5 करोड़ तक कुछ याद है आपको? इफेक्टिव कैपिटल नेगेटिव से लेकर 5 करोड़ है तो 60 लाख तक दे सकते हैं। खैर सर क्वेश्चन लिखने दीजिएगा सर, ऐसे हम लोग मज़ा नहीं आएगा। सर एक बार क्वेश्चन लिखने दीजिए।
द इफेक्टिव कैपिटल, सर जल्दी लिखूंगा, उदास मत होइए, आप भी लिख लीजिए, आंसर भी करा देंगे। इफेक्टिव कैपिटल ऑफ एक्स लिमिटेड एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर एंडिंग एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, तो लिख ही दिए एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। चलो भैया लिखो ये भी, एंडिंग 31 मार्च 2019 इज रुपीज, जो इसमें दिया है 4.5 करोड़, 4.5 करोड़, एंड इट हैज इंक्रीज टू, वाह अच्छा बढ़ाया भी है, तो इफेक्टिव कैपिटल देखते हैं सर, एंड इट हैज बीन, देखो कितना फंसाता है सर, ये सब कहाँ पढ़ाए थे, इंक्रीज टू रुपीज 5.5 करोड़ ऑन 30th जून। भाई लेकिन जब हम काउंट करेंगे अभी 5.5 करोड़ का, तो मेरे हिसाब से बना ही नहीं होगा अभी ऑडिटेड बैलेंस शीट। भाई 31 मार्च 2019 तक तो 4.5 करोड़ था, बीच में बढ़ाया है। चलो ना देखते हैं बाय वे ऑफ, अच्छा ये भी समझाएगा कैसे बढ़ाया है बाय वे ऑफ राइट इशू ऑफ शेयर्स, है ना जी, राइट इशू ऑफ शेयर्स से बढ़ाया है। तो ये चीज़ आपको समझना है, कंपनी की जो कैपिटल है 4.5 करोड़ है, और इसको बढ़ाकर इन्होंने 5.5 करोड़ किया है, बीच में बढ़ाया है, 30 जून को बढ़ाया है। सर पूरा क्वेश्चन लिखने दीजिएगा सर। द कंपनी प्रोपोजेस टू, जी सर, कंपनी प्रोपोजेस टू अपॉइंट, किसको अपॉइंट करना चाहती है कंपनी, प्रोपोजेस टू अपॉइंट मिस्टर एडवर्ड, मिस्टर ई कर लो यार, एंड मिस्टर रॉबिन्सन एंड मिस्टर आर एज होल टाइम डायरेक्टर्स एज WTD फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years। बहुत अच्छा है, 5 साल से तो कम ही है सर, ठीक है सर, फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years विथ इफेक्ट फ्रॉम, सर सभी भाई बहन लिखिएगा, प्लीज लिख लीजिए सर, आप ही का भला होगा सर, विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 नवंबर 2019। सर ऐसे क्वेश्चन आता है। कंपनी प्रोपोजेस टू पे कंसोलिडेटेड सैलरी 2 लाख पर मंथ, आपको याद है ना, टू ईच ऑफ देम द कंपनी प्रोपोजेस टू पे ₹2 lakhs पर मंथ टू ईच ऑफ देम। ये क्वेश्चन है, ये टॉपिक है। एडवाइज द कंपनी एक्सप्लेनिंग द रेलिवेंट प्रोविजन वेदर इट कैन पे द प्रोपोज्ड सैलरी एंड ऑल्सो ऑन द स्टेप्स टेकन ऑन द comply with the requirements of section 197, read with schedule 5 of Companies Act with regard to proposed appointment of Mr. E and Mr. R as a whole time director। पहला 2 सवाल है सर, एक तो जो सैलरी 2-2 लाख रुपये पर मंथ है वो दे सकती है ना सर, इसमें कितना प्रॉफिट हुआ है ये सब नहीं बताया सर। दूसरा सर पूछ रहा है कि अगर E और R को WTD अपॉइंट करना है तो इसका क्या प्रोसीजर होगा। तो मेरे हिसाब से प्रोसीजर तो बहुत आसान है सर। हम तो कुछ नहीं दिए तो हम पॉजिटिव मानेंगे कि WTD जो है वो इकोनॉमिक ऑफेंस में फंसा नहीं है, उसके ऊपर 1000 रुपये से ऊपर की पेनाल्टी नहीं लगी, इतना डिसेंट आदमी है, 1 दिन के लिए भी जेल नहीं गया इकोनॉमिक ऑफेंस में, है ना, 21 साल से कम नहीं है, 70 साल से ज़्यादा नहीं है, तो अपॉइंट करना तो आसान लग रहा है मेरे को। इसमें पहले इनको एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट किया जाएगा, डायरेक्ट WTD नहीं हो सकते आप, है ना, पहले आपको डायरेक्टर बनना होगा, उसके बाद होल टाइम डायरेक्टर बनना होगा। और चूंकि 1 नवंबर को हो रहा है तो ये AGM लगता है हो गया है कंपनी का, समझने के लिए 1 नवंबर को कर रहे हैं, तो आपको एडिशनल डायरेक्टर इज अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। आई हैव नॉट टॉट यू, चैप्टर 1 में हमें सीखना है
कि एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अपॉइंट करता है। तो बहुत तरह के सवाल हैं जो आपके सामने आपके दिमाग में आएगा। तो मैं एक बार आपको सभी बच्चों को समझाना चाहूँगा। द कंपनी प्रोपोजेज टू पे ₹2 लाख पर मंथ टू ईच ऑफ देम, 2 लाख रुपया पर मंथ देना चाहती है। तो आप सभी बच्चे जो देख रहे हैं फटाफट जवाब दीजिए अगर कुछ थोड़ा बहुत भी आपको समझ में आया। सर एक क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, एडवाइज द कंपनी, कंपनी को आपको आपकी मदद की ज़रूरत है, सलाह की ज़रूरत है 2 मुद्दों पे। एडवाइज द कंपनी, सर ये आया हुआ है 5 नंबर का, सर बुरा मत मानिए 5 नंबर कोई फेंका हुआ नहीं होता, नवंबर 2019 का क्वेश्चन है, मई का भी एग्जाम 20 में हुआ नहीं है ना बेटा। कितना अपडेटेड है स्कैनर, फटाफट बताइए। मैंने वो स्कैनर्स के ही क्वेश्चंस कराए आपको, मैंने एक ढूंढा और बोला कि नहीं हम अपने भाई बहनों कराएंगे। एडवाइज द कंपनी, सर अब मेहनत रिजल्ट में, अब आपका मेहनत मोतियों का माला बनकर, है ना, पसीना मोतियों का माला बनकर आपके गले में चमकेगा। फटाफट बताइए। एडवाइज द कंपनी एक्सप्लेनिंग द रेलिवेंट provisions whether it can pay the proposed salary, whether it can pay the proposed salary, sir proposed salary, and also on the steps, wow, also on the steps to be taken to comply with the, तो सर 60 लाख तक हो सकता है ना, 60 84 1 20, हमको तो याद हो गया सर, 60 84 1 20 इफेक्टिव कैपिटल कैलकुलेटेड प्रीसीडिंग फाइनेंशियल फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। हाँ तो कितने हिसाब से, तो क्या इफेक्टिव कैपिटल आपके हिसाब से 5.5 करोड़ है? नहीं ना, इफेक्टिव कैपिटल तो 4.5 करोड़ ही है। तो सर पहला हमारे पास जो टेबल ए है, सेक्शन 2 में जो टेबल ए है वो यही तो कहता है नेगेटिव इफेक्टिव कैपिटल हो या अप टू 5 करोड़ हो, है ना, अप टू है लेस देन 5 करोड़ है, क्योंकि 5 करोड़ या उससे ज़्यादा ऐसे है ना बेटा। तो ये चीज़ आपको बताना चाहिए था, समझना चाहिए था। आप सभी भाई बहन बताइए, अगर कुछ क्वेश्चन बता सकते हैं तो मुझे अच्छा लगेगा, है ना। सभी भाई बहन बताइए। स्टेप टेकन टू कंप्लाई विथ के बाद लिखिए सेक्शन 197, ऐसा कुछ दे रखा है ना। ये है सर 5 नंबर का। मेरे को उम्मीद है आप कुछ ना कुछ जरूर जवाब देंगे। हाँ बेटे राखी, सभी भाई बहन बताओ ना जी, जल्दी जल्दी बताओ, थोड़ा नया करूं शुरू, फटाफट बताओ, कुछ तो लिखो। क्या 2 लाख दे सकता है पर मंथ पीएमपीसी, पर मंथ पर पर्सन पीएमपीपी दे सकता है? पीसी मतलब चिल्ड्रेन हो जाएगा ना, हमारे हिसाब से तो दे सकता है जी। क्योंकि अगर आपने देखा होगा, ये देखो ना जी, ये बेटा आपका 197 का जो आपने था शुरू में ही तो पढ़ा था, जो टेबल इस तरह का बना हुआ था। फटाफट बताइए, बताएंगे तो अच्छा लगेगा मुझे। कहाँ भाग गया है? अभी आ जाएगा बेटा, आप खोजते रहिए, अब आने की उम्मीद है। ये देखो ना जी, सर 2-2 लाख ही तो दे रहे हैं WTD को। सर आपने कहा था ना, हाँ जी राहुल कुमार जी, निगेटिव और लेस देन 5 करोड़ तो 60 लाख तो दे सकते हो ना एनुअल। मंथली देखा जाए तो 5 लाख रुपए पर मंथ हो गए ना, यहाँ पे 7 लाख रुपए पर मंथ हो गए, यहाँ पे 10 लाख रुपए पर मंथ हो गए। सर बहुत बड़ी बात है सर, याद तो करवा दिया। 5 7 10, 5 7 10, 5 करोड़ से कम है तो 5 लाख पर पर्सन। मेरे हिसाब से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना रेमुनरेशन में प्रॉब्लम है। हाँ, जहाँ तक रही बात स्टेप्स का, तो पहले इसको एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करना होगा, फिर WTD एडिशनल डायरेक्टर की तरह अपॉइंट करेंगे, उसके बाद फिर मेंबर से अप्रूव करवाना होगा। मेंबर से अप्रूव नहीं करता है तो आपको पता है, तो भी उसके द्वारा जो उस पीरियड में जो काम हुआ वो वैलिड माना जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी पड़ती है, तब लेनी पड़ती है जब कोई कंडीशन में दिक्कत हो। कुछ नहीं कहा तो मानेंगे कि कोई कंडीशन में दिक्कत नहीं है, बंदा है ना, बंदा एकदम फिट और हिट है ना, PRI है, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है,
वो डिसक्वालीफाइड नहीं, उसकी एज उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बताइए इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आए, सर आपने मेहनत किया था आज तब ना सर ये बना पा रहे हैं। चलिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ी परेशान किया मैंने आपको, लेकिन कोई दिक्कत नहीं सर, है ना। निवांदन जिन लिखा इफेक्टिव कैपिटल प्रीवियसली फाइनेंशियल ईयर का ही लिया जाएगा और उसके हिसाब से 60 लाख, सो ही कैन पे 2 lakhs पर मंथ सैलरी एज इट इज विद इन थ्रेशोल्ड लिमिट। और इसके लिए कोई एसआर ओसआर पास करने की जरूरत नहीं है। अगर यही होता बेटा, है ना। बहुत अच्छा लगा, सभी बच्चों ने जवाब दिया, विजय जी ने जवाब दिया। राखी जो हमारी रेखा है वो राखी है, ये जवाब नहीं देती है, गलत बात है राखी बेटा। कोई बात नहीं साहब, आप जवाब देना सीखिए, इसका आंसर लिखने के लिए जगह छोड़िए, जरूर आप ढूंढिए इसका आंसर। ये तो आईसीआई के साइट्स पे भी मिल जाएगा, आप चाहें तो इसके आंसर्स। अब आइए कंसेप्ट 5। अब एक और छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा टॉपिक आपके लिए। कंसेप्ट 5 है कि रेम्युनरेशन जो आप निकालते हैं 197 में, है ना, उसमें अगर प्रॉफिट होता है तो आप बार बार लिखते हैं कि नेट प्रॉफिट का 11%, 5%, 3%, 1% बोलते हैं ना परसेंटेज। तो इसके बारे में भी एक छोटी सी बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अगर आपको मेरी बात समझ में आए तो मुझे बड़ी खुशी होगी, नहीं बताएंगे तो थोड़ा बुरा लगता है ना बेटा। बड़ी खुशी होती है, आप भी बताएंगे तो मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा बेटा। चलिए अब हमारे को सेक्शन 198 की तरफ बढ़ना है। 198 आपके कोर्स में है भी कि नहीं, पहले तो ये देखिए, बिल्कुल है आपके कोर्स में 198 बेसिकली अकाउंट्स के है। इसको भी मैं कोशिश करूंगा आपको समझा दूं, क्योंकि ये मतलब बोर्डिंग है तो क्या हुआ, छोड़ना थोड़े है। 198 में क्या कह रहा है, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट फॉर मैनेजरियल रेम्युनरेशन। मैनेजरियल रेम्युनरेशन की गणना के लिए, कैलकुलेशन के लिए प्रॉफिट कैसे निकाले, इसके लिए सेक्शन 198 है। उसमें कुछ बातों को आपको ऐड करना है और कुछ बातों को आपको डिलीट करना है, कुछ बातें ऐड ऑन करनी है और कुछ बातों को डिलीट करना है। तो देखते हैं सर, हम लोग जो नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसी में कुछ फेरबदल करेंगे तो ये निकल जाएगा। आप कम से कम आज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आज एक मेरी और भी क्लास है ना 9:45 से, तो बेटे थोड़ा सा है ना आराम से आज थोड़ा देख लीजिए। और सिर्फ आज की क्लास है, एक छोटी सी, कोई दूसरी क्लास है बेटा तो शुरू हो रही है, तो उसको भी थोड़ा देखना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें 198 का, क्या बात है, पहली बार आईसीआई ने बेटा फोटो भी दे रखा है, क्या बात है सर, ये अच्छा लगता है ना। 198 कहाँ भाग गया ये 198, पेज नंबर बता दीजिए साहब, पेज बताइए, जल्दी जल्दी बताइए पेज, इसको सीक्वेंस में देना चाहिए। नहीं है क्या, हमें तो नहीं लग रहा है बेटा, कराओ, कहाँ इसमें फालतू में समय खराब करोगे। सर एक बार बताएंगे क्या 198 आपके कोर्स के भीतर है भी कहीं कि 198 का जो प्रॉफिट लेते हैं वो कैसे निकालते हैं? यहाँ तक तो मुझे नहीं दिखा। 196 दिख गया, ये तो पढ़ा हुआ है, 203 हो गया। चलिए ना कुछ पॉजिटिव बात देखते हैं, फिर नहीं है तो क्या कर सकते हैं। नहीं है लगता है बेटा, आप लोग बता दीजिए। फंक्शंस ऑफ सीएस 205, 200, ओवरऑल मैनेजरियल 2.26 खोज ही दिया बच्चे ने, वाह। आओ भैया आओ, बच्चा हमारा खोज दिया। चलो भैया अभी 2.26 पे है, अच्छा लास्ट में दे रखा है, ये है सर, बोरी का फोटो बना दिया ना। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट सेक्शन 100 क्या है बेटा 98। ग्रेट बेटे, सुनिए आइए सभी भाई बहन एक बार देख लेते हैं, 10 मिनट और फिर ब्रेक दे दूंगा। 8-10 मिनट और पढ़ते हैं सर, आज 9:40 में ब्रेक हो जाएगा, कल थोड़ा ज़्यादा पढ़ा दूंगा। ये देखिए छुट्टी हो जाएगी आज की आपकी। According to section 198 of the Act, net profits for any financial year for the purpose of managerial remuneration payable under section 197 shall be calculated as follow. पहला क्रेडिट shall be given for the sum specified in section 198(2) है ना। क्रेडिट उन्हीं
क्रेडिट मतलब जो नेट प्रॉफिट है उसमें इनको जोड़ना है, और क्रेडिट शैल नॉट बी गिवन, वाओ, ये अगर जुड़े हुए हैं तो उसको माइनस करना है। बड़ा खतरनाक लिखा है बेटा। यानी सिंपली सब सेक्शन 2 जो है वो बताता है आइटम्स जिसका आपको क्रेडिट मिलेगा। अगर आपने नहीं जोड़ा है प्रॉफिट निकालने के लिए, फाइनेंशियल प्रॉफिट निकालने के लिए, तो उसको ऐड कीजिए। जैसे गवर्नमेंट से कोई ग्रांट मिली है, बाउंटीज मिली है, बाउंटीज मतलब रिवार्ड मिला है ना। और दूसरा लिखा है क्रेडिट नहीं मिलेगा इनका। अगर आपने ऑलरेडी जो फाइनेंशियल प्रॉफिट निकालने के लिए इनको क्रेडिट कर रखा है तो आप डेबिट कीजिए यानी माइनस कीजिए, क्योंकि लॉ कहता है इनका क्रेडिट नहीं मिलेगा। आप सभी लोग तो क्या क्या पढ़ के आए हैं, अकाउंट्स के मास्टर हैं, है ना। तो हम लोग देख लेते हैं किसका क्रेडिट मिलेगा और किसका नहीं मिलेगा, है ना बेटा, है ना। क्या किसका क्रेडिट मिलेगा और नहीं मिलेगा, तो ये छोटा छोटा पॉइंट है, यही सब दे रखा है। एक बार इसको जरूर देखिए आप भी घर पे बैठ के कभी मौका निकाल के, है ना। आइए ना सर देखते हैं। इन मेकिंग द कंप्यूटेशन अफोर्डेड द फ्लोइंग सम्स स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 198 फोर शैल बी डिडक्टेड। अच्छा, इनको डिडक्ट किया जाएगा, ये परमिशिबल डिडक्शंस हैं। यूजुअल वर्कर्स चार्जेस, डायरेक्टर्स रेमुनरेशन, बोनस कमीशन, टैक्स नोटिफाइड, बहुत सारी चीज़ें दे रखा है। तो इसको आप भी देखिए, मैं तो यही कहूँगा, है ना। अगले क्लास में फ्रेश माइंड से शुरू करिए इसको, नई चीज़ों को, 198 को, है कि नहीं बेटा, 198 को फ्रेश माइंड से शुरू करिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा इसमें। लेकिन एक बार अंदाज़ा ले लीजिए कि आखिर ये चीज़ें हैं क्या जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। इन मेकिंग कंप्यूटेशन एफर्ट्स द फ्लोइंग सम्स स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 198 सब सेक्शन 5 शैल नॉट बी डिडक्टेड। अच्छा जी, ये नहीं डिडक्ट होगा। इनकम टैक्स एंड सुपर टैक्स पेबल बाय द कंपनी। सुपर टैक्स को आप सरचार्ज कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए, सुपर टैक्स को टैक्स के ऊपर टैक्स कर सकते हैं। ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो आसान है, मतलब ज़्यादा नहीं है सर, उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा आपका 197 है। इसमें बहुत सारे फिगर्स हैं। तो आइए दोस्तों, कम से कम हम लोग एक लाइन आज देख लेते हैं, कोशिश जितना हमसे हो सकता है ज़रूर करने चाहिए। कंसेप्ट नंबर 5 सर, कम से कम हेडर तो डाल के ही जाइए ताकि अगली क्लास में आप आएँ तो आपको दिक्कत ना हो। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट्स, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट सेक्शन 198 में है। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट सेक्शन 198 में है। और इसमें मैं अगर देख पा रहा हूँ सही ढंग से तो कितने सब सेक्शंस हैं, 5 सब सेक्शंस है टोटल, है ना दोस्तों। 5 सब सेक्शंस आर देयर इन 198 और पांचों सब सेक्शंस अलग अलग बातों को बताने की कोशिश करता है। 198 सब सेक्शन 5 में सब सेक्शन 1 2 3 4 5 करके है। तो कम से कम आप इतना जरूर लिखिए, टोटल 5 सब सेक्शंस आर देयर इन दिस पार्टिकुलर सेक्शन। और इन्हीं में से हम कम से कम जाने से पहले, ब्रेक से पहले, एक सब सेक्शन आपको ज़रूर शेयर करके जाएं ताकि आपको भी दिक्कत ना हो और हमें भी लगे कि हमने बच्चों के साथ कुछ गलत नहीं किया। साहब ये कुछ नहीं है, ये आपका अकाउंट्स का कंसेप्ट है, लेकिन लॉ में भी थोड़ा सा पढ़ लो बेटा, क्या बुराई है, कोई बुराई नहीं है सर। कंप्यूटेशन ऑफ नेट प्रॉफिट, ये समझिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो शुरुआत तो कर ही दिया आपने, है ना बेटा, शुरुआत तो कर ही दिया और अगली क्लास में हम इसको फिनिश भी करेंगे। अब बेटा आपको रुकना नहीं है ना। आपका एमआर में दिक्कत होगा उसके लिए मैं पर्सनली लायबल हूँ। इसी क्लास में एक बार और अगर आप कहेंगे मैं एक बार और आपको अब थोड़ा सा चार्ट बना के समझा दूंगा। अभी आप लोग आज रहने दीजिए, आज एंजॉय करिए। हमारे भाई लोगों का ऑफिस होता है और भी अब धीरे ऑफिसेस भी खुल रही होगी और नहीं भी खुल रही है तो आप अपने दूसरे सब्जेक्ट को भी, है ना, दूसरे सब्जेक्ट को भी शुरू कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, है ना बेटा। यस बेटा, अगर आप सभी भाई बहन कुछ समझ में आया हो तो, कोई बात समझ में आई हो तो बता दीजिएगा, है ना। नहीं आई हो तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको दोबारा से बताऊंगा। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। जी साहब।